मैं इसको गलत मानता हूँ। बिल्कुल जमानत होनी चाहिए थी। डेमोक्रेसी में अगर कोई प्रदर्शन कर रहा था या कोई इस तरह का भाषण दे रहा था, उनको पहले से प्रिकॉशनरी स्टेप उठाने चाहिए थे कि आदमी मर जाए और हिंदू मुसलमान हो जाए, इलेक्शन जीत जाओ और देश में पोलराइजेशन हो जाए। कानून बनने के बाद ही तो किसान धरने पे बैठे थे, 13 महीने धरने पे बैठे कि नहीं बैठे। अगर लोगों को बोलने की पूरी आज़ादी दी जाए, इस तरह का माहौल हो ही नहीं सकता देश के अंदर। बांग्लादेश में अगर हिंदुओं के साथ या पाकिस्तान में या किसी और देश में हो रहा है तो हमारे साथ नहीं खड़े होंगे क्या? आपका कहना है कि उमर खालिद और शर्जील इमाम के साथ मुसलमान होने की वजह से ऐसा किया? मैं नहीं कह रहा, देश कह रहा है। 2019 में पास सीएए को इमीडिएट उस पर फैसला करती तो देश में ज़्यादा शांति होती है। देश को खतरा किसी से नहीं है, ना हिंदू से, ना मुसलमान से, ना सिख से, ना ईसाई से। देश को खतरा है गुंडागर्दी से, बदमाशी से, सत्ता में बने रहने की लालसा और हवस से। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली 2020 के दंगों के आरोपी शर्जील इमाम और उमर खालिद की जमानत को नहीं दिए जमानत। आप कैसे देखते हैं इसको? मैं इसको गलत मानता हूँ। बिल्कुल जमानत होनी चाहिए थी। मुझे नहीं लगता कि जिस आधार पे सुप्रीम कोर्ट ने, जो मोटे मोटे तौर पे, ज़्यादा तो उनको डिटेल में पता होगा, मगर मुझे नहीं लगता ये एक इसमें जमानत ना देने का कोई कारण बनता है। जो आरोप है वो ये है कि उन्होंने इस तरह के भाषण दिए, दिल्ली को जाम किया और एक तरीके दंगा फैला दिया। नहीं, कई लोगों की मौत हो गई। अरे बोलने के वो मौत क्यों हुई? मौत, सरकार डेमोक्रेसी में अगर कोई प्रदर्शन कर रहा था या कोई इस तरह का भाषण दे रहा था, उनको पहले से प्रिकॉशनरी स्टेप उठाने चाहिए थे। उन्होंने इसकी इजाज़त दी क्या कि आदमी मर जाए और हिंदू मुसलमान हो जाए, इलेक्शन जीत जाओ और देश में पोलराइजेशन हो जाए? इसका ये मतलब है। वरना देश का कोई भी कानून बनने के बाद ही तो किसान धरने पे बैठे थे, 13 महीने धरने पे बैठे कि नहीं बैठे। जीटी रोड जाम था कि नहीं जाम था, बताइए। और वहाँ गोलियाँ, बंदूकें, उनके साए, उनके सामने रोड कितने साल तक जाम रहा। इसमें यह कहा गया कि उन्होंने इस तरह का अपराध किया गया जिसकी वजह से यूएपीए का अपराध है, जो कि बहुत बड़ा अपराध है। नहीं, कुछ नहीं है। ये लोगों का बोलने के अधिकार का हनन है। अगर लोगों को बोलने की पूरी आज़ादी दी जाए, इस तरह का माहौल हो ही नहीं सकता देश के अंदर। और बोलने की आज़ादी में ये शामिल है, जब लोग बोलते हैं तो उनकी सुनना ज़रूरी है। डेमोक्रेसी में जो सरकार में जिम्मेदारी जिनके पास है, उनको उनके साथ संवाद करना चाहिए था, बातचीत करनी चाहिए था, बोलना चाहिए था। और सुप्रीम कोर्ट को इमीडिएटली 2019 का जो मामला उन्होंने चैलेंज किया था कि ये सीएए जो अमेंडमेंट एक्ट किया है, ये गैरकानूनी है, संवैधानिक है या नहीं है, संवैधानिक बेंच बनी, उस आज तक फैसला नहीं दिया। तो देश में दंगे कराने के लिए या देश में असमंजसता फैलाने के लिए कौन जिम्मेवार है? सुप्रीम कोर्ट भी जिम्मेवार है। लेकिन बघेल साहब, ये माना गया कि उन्होंने सीए के मामले पे लोगों को गलत उसका नैरेटिव सेट किया, गलत भड़काया, जबकि वो मामला दूसरे तरह के गैर मुस्लिम जो थे, आसपास के जो 3 देश हैं उनके सताए हुए धार्मिक आधार पर उनके लिए था। नागरिकता का वैसे भी कानून है। नहीं, मैं कहूँ धार्मिकता के आधार पर सताया हुआ आदमी कोई हो, खाली धर्म के आधार पर सताया हो, वैसे नहीं सताया हो सकता। अभी उनके भगाई हुई प्राइम मिनिस्टर को क्यों संरक्षण दिया? फिर कौन से कानून के तहत दिया? नहीं, एक कानून और भी है, नागरिकता कानून 1955 का, उसके तहत भी नागरिकता मिल सकती है। अरे मिल तो सकती है, पर आप ऐसा कानून बनाते क्यों हो खामखा जिसमें डिविजिव हो, जिसमें बांटने बटने की बात हो? वहाँ पर जो दूसरे देशों में, मान लो आसपास के पड़ोसी देशों में कोई ऐसा काम हो रहा, तुम ऐसा काम क्यों करते हो? अगर वहाँ हो रहा तो इस देश के मुसलमान उस पक्ष में खड़े हो जाए ना। अगर आसपास के देशों के मुसलमानों के साथ कोई दुर्व्यवहार करता हो, हम अपने मुसलमान भाइयों के, नागरिकों के साथ इतना अच्छा व्यवहार करें कि वो खिलाफ बोलें। बांग्लादेश में अगर हिंदुओं के साथ या पाकिस्तान में या किसी और देश में हो रहा है तो हमारे साथ नहीं खड़े होंगे क्या? आप यहाँ पे इसका मतलब उनके साथ दुर्व्यवहार करोगे उस आधार पे? आपका कहना है उमर खालिद और शर्जील इमाम के साथ मुसलमान होने की वजह से ऐसा किया गया? मैं नहीं कह रहा, देश कह रहा है, मेजोरिटी एडवोकेट करें। सुप्रीम कोर्ट में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ ना। क्या नहीं हुआ? सुप्रीम कोर्ट में किस आधार पे जमानत को नहीं दिया गया? अरे हम सुप्रीम कोर्ट के आधार पे क्या जमानत दिया? सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि भाई अभी या तो 1 साल में आओ, या प्रोटेक्टेड विटनेस हैं कुछ, सरकार ने, इन्होंने बनाए होंगे पुलिस ने, कि कुछ ऐसे विटनेस हैं जी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनको हमने छुपा रखा है, उनका नाम पहचान नहीं बता सकते, उनकी जान को खतरा है, तो उन्होंने कहा भाई उनकी गवाही हो जाने दो। तो इसका मतलब जब आपके पास इतने बढ़िया गवाह थे तो सबसे पहले तो उनकी गवाही करानी चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देना चाहिए था, डे टू डे करके उनकी गवाही कराओ। 1 साल का समय देना मजाक है क्या किसी की ज़िंदगी? मैं अगर जज हूँ और मैं इस तरह का आदेश दूँ तो मेरे पार्ट पे तो ये मूर्खता है कि मैं दूसरों किसी बच्चे को अपना बच्चा ही नहीं समझ रहा। मैं देश के बच्चों को किसी
खास वर्ग के बच्चों को इस देश के बच्चे नहीं समझ रहे हम, संविधान की प्रोटेक्शन को देना नहीं चाहते क्या हम? तो हमें ये चाहिए था। कह रहे हैं बच्चों में और इस तरह के अपराध करने वालों में नहीं नहीं, क्या अपराध करने वालों में? ये बोलने की आज़ादी का हनन है। अगर उनको खुल के बोलने दिया जाता और बोलने वालों के साथ सरकार इमीडिएट संवाद करती और सुप्रीम कोर्ट 2019 में पास सीएए को इमीडिएट उस पर फैसला करती तो देश में ज़्यादा शांति होती है। आप असमंजसता की स्थिति के लिए बहुत बार सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है कि केसों को डिसाइड नहीं करती। इंपॉर्टेंट जो केस हैं जो पूरे देश को प्रभावित करते हैं भाई, उसको पहले डिसाइड करना चाहिए। वो केस तो यहाँ पेंडिंग है और लोग यहाँ जमानतों के लिए धक्के खा रहे हैं। वो आतंकवादी हैं और उनको जमानत नहीं दी जा सकती। देश को बहुत बड़ा खतरा है। देश को खतरा किसी से नहीं है, ना हिंदू से, ना मुसलमान से, ना सिख से, ना ईसाई से। देश को खतरा है गुंडागर्दी से, बदमाशी से, सत्ता में बने रहने की लालसा और हवस से। इनके मामले में कई जो अमेरिका के 7 सांसद हैं उनकी चिट्ठी भी उनके पिता को दी गई है और न्यूयॉर्क के मेयर ने भी कहा है। तो इसे किस तरह से, मतलब इसका भी संज्ञान क्या कोर्ट में लिया गया? इस तरह की बातें भी बहस हुई? नहीं, संज्ञान इसका क्यों लेंगे? वो कोई केस का हिस्सा थोड़ा है। उसने तो एज ए इंडिपेंडेंट आदमी अपनी एक चिट्ठी लिखी। मैं अप्रिशिएट करता हूँ उस चिट्ठी को। उसने ह्यूमन राइट के बारे में संजीदा आदमी है। उसने तो अपने वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति को पकड़ के ले आए अमेरिका वाले, उसमें तो अपने राष्ट्रपति की उसने भर्त्सना करी कि गलत किया है, ये दूसरे देश में दखलंदाजी की है और ह्यूमन राइट का वायलेशन किया। तो वो तो एक बहुत अच्छा यंग लीडर है और एक ईमानदार आदमी ही बेबाकी से बोल सकता है। आपको लगता है यहाँ इस तरह से नहीं बोल सकता? कहाँ? भारत में क्यों नहीं बोल सकते? आप कह रहे हो ना कि आज़ादी, बोलने की आज़ादी नहीं है, इसलिए बोलने के लोग नहीं बोल पा रहे ना। 180 में से 161 हैं, नहीं बोल पा रहे ना। और लोगों को जेल में बार बार रखने से लोगों को लगता है सुप्रीम कोर्ट भी राहत नहीं देती बोलने से। इस तरह से कुछ भी सरकार जो चाहती है करा लेती है, सरकार जो चाहती है धाराएं लगा देती है। इस तरह के केसों में गवर्नर भी, लेफ्टिनेंट गवर्नर भी आंख बंद करके साइन कर देते हैं और उतना गहराई से देख ही नहीं पाते सिस्टम, क्योंकि सरकार जो चाहती है। अभी पुलिस का माहौल ऐसा है जैसे राजा के लठैत हैं। अभी इस देश की पुलिस डेमोक्रेटिक कंट्री की पुलिस नहीं है, अंग्रेजों की पुलिस की तरह से हमारे कानून और उसी तरह का व्यवहार होता है और उसको मिसयूज कर रहे हैं। इस देश की इंटेलिजेंस एजेंसी का, इस देश की पुलिस का दुरुपयोग हो रहा है। बिल्कुल। तो ये थे बलराज सिंह मलिक जी, जिनका कहना है कि उमर खालिद और शर्जील इमाम भी दूसरे बच्चों की तरह हैं और उनकी आज़ादी का हनन फिलहाल आज के आदेश से हुआ है, अगर मैं सही आपकी बात करूं। तो ये थे फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप इस जो वार्तालाप हुआ इसे कैसे? एक और मैं इसमें ऐड करूं, इस तरह के फैसले इस देश को डराने का काम करते हैं। इस तरह के फैसले इस देश के राइट टू एक्सप्रेशन को कम करते हैं। इस तरह के फैसले इस देश में सत्ताओं को मजबूत करते हैं। जो लोग सत्ता में किसी भी तरह बाई हुक और क्रुक बनना चाहते हैं या बने रहना चाहते हैं, ये डेमोक्रेसी के लिए खतरा है। इस तरह का माहौल और जमानतों का इतना मुश्किल होना और जमानतों के लिए इतनी तारीखें लगना हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में, इस देश की डेमोक्रेसी और इस देश के संविधान का उल्लंघन है। धन्यवाद आपका बात। तो फिलहाल इस वार्ता को आप कैसा समझते हैं, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैमरा पर्सन आशीष ठाकुर के साथ शिवेंद्र गौड़, वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.